तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जानेंगे। देखो, वेलकम टू पार्ट सेकंड ऑफ द सेकंड फर्स्ट चैप्टर। सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सभी को फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट में स्वागत है। और जैसे कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड के बारे में, कुछ मैं ओवरव्यू फिर से देता हूँ कि लिविंग वर्ल्ड जो होता है एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर नॉर्मली कोई जो लाइफ होता है वो कैसे सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसके बारे में पढ़ा था। अब बात आता है लिविंग जो होते हैं, ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जिसमें होता है। पहला होता है कि ग्रोथ क्या होता है। कोई भी जीव जो होता है ना, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आते रहते हैं, जिसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। ग्रोथ भी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल ग्रोथ, एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ जो होता है ये ऐसा ग्रोथ है जहाँ पर बॉडी के अंदर में कुछ ग्रोथ होते हैं, जैसे कि सेल का डिवाइड होना, हमारे बहुत सारे काम। लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ ऐसा ग्रोथ है जो कि एक जीवित प्राणी में देखा नहीं जा सकता। सिर्फ इंटरनल ग्रोथ ही ऐसा ग्रोथ है जो कि किसी भी जीवित प्राणी के अंदर हम देख सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से कोई भी जीव जो होता है वो अपने ही जैसे दूसरे जीव को जन्म देता है। अर्थात मतलब होता है वो दो मेल और फीमेल के मिलने से एक बेबी का बर्थ होना, ये भी रिप्रोडक्शन है। लेकिन कुछ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बिना दोनों मेल की या फीमेल के भी, मतलब एक सिंगल पेरेंट भी किसी जीव को बर्थ कर सकता है, मतलब जन्म दे सकता है। ठीक है। और कहीं कहीं पे क्या होता है, जीव खुद को डिवाइड करके अपने आप को 2 से 4 जीव बन जाता है, जिसको भी हम लोग कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो दोनों सिनोनिम होता है, ऐसे जीव को हम लोग एमीबा कहते हैं। अब थर्ड है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब कि जहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे शरीर में होने वाले सारे के सारे रिएक्शन को साथ में हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हम मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एनाबॉलिज्म और एक होते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होते हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव पार्ट यानी कि सेल का बनावट शुरू हो, जहाँ पे से खाना का जो पचना होता है तो हम लोग एनाबॉलिज्म में आ जाएगा। लेकिन कैटाबॉलिज्म जो होता है वो जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सेल की जो ग्रोथ करने की एबिलिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, मतलब कि डिकंस्ट्रक्टिव पार्ट हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर नॉर्मली सिंपल सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स में भी चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सीधी बात है कॉन्शियसनेस, या आप और भी चीज़ बोल सकते हो, सेल्फ रेगुलेशन, बहुत सारी चीज़। तो कॉन्शियसनेस हमें ये दिखलाता है कि कोई जीव जो है वो जीवित है या नहीं। अब नॉर्मली देखा जाए तो जीवित सब होते हैं, बट कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि रिस्पॉन्स कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हमने देखा है कि हम जब भी किसी इंसान को टच करते हैं तो उसके रिप्लाई में कुछ ना कुछ जवाब उनके आते हैं, मगर प्लांट के केस में देखा जाए तो वो ऐसा जवाब नहीं दे सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवित नहीं है। सब में कॉन्शियसनेस होता है, बट मैक्सिमम हो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। जैसे कि प्लांट पे भी मूवमेंट होता है, अगर कुछ केस में आप देखो तो कुछ ऐसे प्लांट भी पाए जाते हैं जो कि नॉर्मली बड़े ही आसानी से मतलब कि मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक रनर्स प्लांट आते हैं, जैसे कि वो एक बार उग गया ना तो उसके एक्स्ट्रा पार्ट जो होते हैं वो ज़मीन पर बिखर के वहाँ पर एक नए प्लांट का रूप ले लेते हैं। अर्थात कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं जो कहीं मूव करते हैं। ठीक है। और तो और ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो कि मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि आपने छुई मुई या फिर टच मी नॉट प्लांट को देखा हो, जिसे आप छूते हो उसे तो वो खुद को फोल्ड कर लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद में दिखलाता है कि प्लांट भी मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन लिविंग है। ठीक है। तो याद रखना ये चारों फीचर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट फीचर आपका ग्रोथ, सेकंड है आपका रिप्रोडक्शन, थर्ड है आपका मेटाबॉलिज्म और लास्ट हमारा कॉन्शियसनेस। ओके। अब हम आते हैं आगे पार्ट पे। पीछे तो हमने बहुत सारे पार्ट पढ़ी, तो कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो, लिविंग वर्ल्ड में जो होते हैं, कहते हैं कि जो जो लिविंग वर्ल्ड होते हैं, मतलब लिविंग जो होते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम रिलीज़ होते रहते हैं। मतलब कि हमेशा उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स के अंदर रिलीज़ होते रहते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत नर्वस सिस्टम और
कॉमन सी बात, जितने भी जो लिविंग होंगे उनके अंदर नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम होना ज़रूरी है, जिससे वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर सके। और देखा गया है मोस्टली जो बड़े प्लांट होते हैं उसमें ये चीज़ होता ही है। अब एक हमारा इसमें आ गया कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में होता है तालमेल बैठाना। जैसे कि पूरे घर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारे कोई पेरेंट्स, तो वो क्या है, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। और देखा जाए हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, तो आप सीधी सी बात हम देख सकते हो कि ब्रेन जो होता है वो ऐसा हमारे से एक अंग है, पार्ट है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपके पास देखने के लिए आँख होंगे, लेकिन जस्ट सपोज डैट कि अगर ब्रेन वर्क ना करे तो कैन यू गेस वो आँख किसी काम का नहीं होगा। क्योंकि जब हम लोग किसी को देखते हैं ना, देखने के बाद वो एक सिग्नल मिलता है हमारे ब्रेन को नर्वस सिस्टम के थ्रू। वो अगर ब्रेन वर्क ना करे तो हमारे दिमाग तक पहुंच नहीं पाएंगी, और जिस कारण से हम किसी को देख नहीं पाते हैं। तो हमारे लिए ब्रेन का होना और उसका कोऑर्डिनेशन होना ही बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन इज़ नथिंग अबाउट दैट, कोऑर्डिनेशन इज़ अ रिलेशन, मतलब कि दो चीज़ों के बीच में इंटरकनेक्शन, ठीक है, याद रखना। कोऑर्डिनेशन सिंपल बस याद रखो, दो चीज़ों के बीच में जो कंट्रोल जो होता है ना, कंट्रोल करना, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे कि आफ्टर मैरिज आपने देखा होगा कि मोस्टली जो हस्बैंड होती है उन पे उनके वाइफ का काफ़ी कब्जा रहता है, मतलब वो उसे कोऑर्डिनेट कर लेती है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। मतलब कि देखा जाए तो उसे कंट्रोल भी करती है और उनसे काम भी। तो ये सब आपके एग्जाम्पल रहे। अब उसके बाद इसी में डिफिनेशन लिख रखा है इसका, ऑल द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद वन अनदर फॉर बेटर फंक्शनिंग द बॉडी। हमारे शरीर के जो पार्ट होते हैं, मैक्सिमम पार्ट, वो खुद में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, और इससे क्या होता है, सारे बॉडी काफ़ी अच्छे से काम कर पाते हैं। अब देखा जाए कुछ उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल जो कि जीन्स से बने हुए हैं, फिर हमारे अंदर जो जीन्स होता है ना, जीन्स, उस जीन्स को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे कि देखा जाए तो कौवा हो गया, तोता हो गया, इसके जीन्स अलग होते हैं। अगर एक इंसान के अंदर उसका जीन मिला दिया जाए तो कॉमन सी बात, सर्वाइव नहीं कर पाएगा या फिर वो उस जीव की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो हर एक प्लांट, जीव, एनिमल, अपना अपना खुद का जीन होता है, ठीक है। अब जीन ही डिसाइड करता है कि आप काले होंगे, गोरे होंगे, लंबे होंगे, नाटे होंगे, या फिर जानवर होंगे, इंसान होंगे, सो ऑन, ठीक है। तो इसका हम लोग टॉपिक पढ़ लेते, क्या कह रहा है ये, all living beings bear the genetic hereditary material in the form of DNA and it is responsible for the expression of traits in organism। अब आपने देखा कि इसमें भी वही कह रहा है कि जितने भी जो जीव होते हैं ना, वो अपना जेनेटिक मटेरियल शो करते हैं, या फिर हेरिडेटरी वो तो होता है कि देखो एक सीक्वेंस, मतलब कि एक डीएनए का सीक्वेंस होता है ना, उसको लोग हेरिडेटरी कहते हैं। तो जितने भी जो हमारे जीन्स होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, वो नॉर्मली डीएनए के फॉर्म में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और किसी भी जीव के ट्रेट्स, मतलब कि उसके जो ट्रेट्स होते हैं ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल। ट्रेट्स मतलब ज़्यादा कुछ संतान संबंध, सीधी बात, मतलब कि आप एक ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हो, सीधी भाषा में उतना घुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपके पापा से आपके जो गुण आता है उसको जेनेटिक मटेरियल ही कहते हैं, या जीन्स कहो या डीएनए, बहुत सारे वर्ड कहते हैं, टर्मिनोलॉजी होता है। अगर कहो तो आप जीन्स को जीन्स भी कह सकते हो, या जेनेटिक मटेरियल भी कब कहोगे, जब एज अ केमिकल के फॉर्म में वो, ठीक है ना। फिर बहुत आप कुछ भी बोल सकते हो, डरने की बात नहीं है, ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, ठीक है। और देखा जाए तो नेक्स्ट है हमारा एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है, देखो ये भी एक ऐसा बायोलॉजिकल, बस सारे बायोलॉजिकली प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, कॉमन सी बात है। अब देखो एडेप्टेशन जो होता है ना, अपने आप को किसी मौसम में ढाल लेना या उस मौसम के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेना ही एडेप्टेशन कहलाता है। जैसे कि बहुत सारे जीव होते हैं जो कि काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहते हैं। जैसे कि कुछ जीव जो होते हैं वो काफ़ी ठंडी जगह पे रहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर -100 डिग्री, 500 डिग्री या फिर -80 डिग्री तक पहुँच जाता है, जहाँ पे एक जीव का रहना असंभव है, वहाँ भी वो जीव जो होते हैं वो रह लेते हैं। कारण क्या होता है, वो जीव खुद को उस लायक एडप्ट कर लिए, मतलब वो खुद को वहाँ रहने लायक बना लिए। यही कारण है कि उस जीव को, मतलब कि उसको हम लोग उसका एडेप्टेशन भी कह सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, एक
पोलर बियर जो होता है वो बर्फ़ के मौसम में या ठंड के मौसम में खुद को रहने लायक बना लेता है, अर्थात उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। तो उसका एडेप्टेशन कैसा होगा, तो उसका जो एडेप्टेशन जो होता है या देखो, जो जीव जिस जगह खुद को रहने के लिए ढालता है ना, उस वहीं पर उसका एक जगह बनता है। उस जगह को हम लोग हैबिटाट कहते हैं। हैबिटाट मतलब जहाँ वो रहता हो। जैसे कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो नॉर्मली प्लेन एरिया है और वहाँ पे ना ज़्यादा ठंड पड़ता है ना ज़्यादा गर्मी पड़ता है। बट ह्यूमंस पे देखा गया है कि बहुत सारे जो जीव होते हैं या हम लोग जो है, हम लोग में ये एबिलिटी नहीं है। मतलब कि हम लोग ना ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ज़्यादा गर्मी, और ना ही हमारे अंदर अदर फीचर्स है। हमारे में बस एक ही चीज़ है कि हम वो सारे कार्य कर सकते हैं, बट नॉट इन एक्सट्रीमली कंडीशन। बट प्रैक्टिस करने में क्या ही जाता है। तो एडेप्टेशन में क्या लिख रखा है, देखो यहाँ पर, एडेप्टेशन आर द वेरिएशन विच हेल्प द लिविंग beings to modify themselves and show perfect harmony with the change surrounding। मतलब इसमें तो वही लिख रखा है, जो एडेप्टेशन जो होता है वो वेरिएशन शो करता है विद द हेल्प ऑफ लिविंग बॉडी। तो कोई भी लिविंग बॉडी है तो खुद को मॉडिफाई कर लेता है उस चीज़ में रहने के लिए, या अपने आप को परफेक्ट कर लेता है अपने सराउंडिंग को देख के, मतलब अपने आसपास को देख के खुद को उसके लिए परफेक्ट कर लेना या अपने आप को उसमें ढाल लेना। मतलब कि अब उस मौसम में वो जी सकता हो, ऐसा कुछ कर लेना ही एडेप्टेशन कहलाता है। एडेप्टेशन को हिंदी में अनुकूलन भी कहते हैं, मतलब खुद को उस लायक बना लेना, अनुकूल कर लेना। अब नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोजीनेसिस। देखो, मॉर्फोजीनेसिस वर्ड जो है वो मॉर्फोलॉजी से लिया गया है। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है आपका बाहरी कैरेक्टर कैसा है, जैसे आप कैसे दिखते हो, आप काले हो, गोरे हो, लंबे हो, या आप में क्या क्या बाहरी फीचर आपके क्या क्या है, आप कैसे दिख रहे हो, वही आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, या इसी को हम लोग मॉर्फोजीनेसिस कहते हैं। मतलब अपने आप, जैसे मान लो कि क्या हो रहा है कि एक डायनासोर, कोई मगरमच्छ है, कोई जीव है, अब मान लो उसको एक समय बाद वो पानी में रहना शुरू कर देता है, तो कॉमन सी बात है जो कुछ पार्ट जो होंगे, वो बाहरी पार्ट जो होंगे वो गायब हो जाएंगे और नए पार्ट आना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि वो खुद को एडजस्ट करते हैं, इसे हम लोग मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, मतलब अपने बाहरी दिखने वाले कुछ भी कैरेक्टर को बदल लेना। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, मॉर्फोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल लेयर, ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ ऑर्गन। तो मॉर्फोजेनेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जर्मिनल लेयर या ऑर्गन्स ऑफ द पार्ट ऑफ अदर बॉडी, मतलब कि किसी भी हमारे पार्ट ऑफ बॉडी या फिर अदर जर्मिनल लेयर, या फिर कोई देखो, जैसे मान लो कि किसी के ऊपर नया पार्ट आ जाना, ठीक है, या फिर उसके 2 पैर से 3 पैर हो गए, या मान लो कि उसके अंदर सेल का डिवीज़न ज़्यादा हो गया जिस कारण से उसके एक्स्ट्रा स्किन आ गए, जो भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जाइगोट फॉर्म्स ब्लास्टुला, ब्लास्टुला चेंज इनटू द ग्रेस्टुला एंड ग्रेस्टुला चेंज इनटू मिनिएचर ऑर्गेनिज्म। इस बात ध्यान रखिए, मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है, इसका आपने देखा होगा, एक ब्लास्टुला स्टेज होता है जो कि ग्रेस्टुला में चेंज होता है, और ग्रेस्टुला जो होता है वो मिनिएचर ऑर्गेनिज्म, मतलब सीधा बात समझो ये एक स्टेजेस है जीव के। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्या होता है, जाइगोट चेंज होता है ब्लास्टुला में, ब्लास्टुला चेंज होता है ग्रेस्टुला में, और ग्रेस्टुला चेंज होता है मिनिएचर जीव में, मतलब काफ़ी छोटे जीव में। अब बात आता है कुछ एक्टिविटी दे रखे हैं, तो एक्टिविटी को आप बाद में देख लीजिएगा। अब आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा वैरायटी, मतलब डाइवर्सिटी मतलब होता है उसके बड़ा सा, मतलब झुंड टाइप का, मतलब उसका बड़ा सा वो कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, मतलब लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या डाइवर्सिटी है, क्या क्या उसके वैरायटी है, उसमें क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड डाइवर्सिटी क्या है, तो लिविंग मतलब आसपास जो भी चीज़ आपको दिखते हैं ना, उसमें क्या क्या पाए जा रहे हैं, वो हम लोग किस में पढ़ेंगे, लिविंग वर्ल्ड में। अब लिविंग वर्ल्ड के बारे में इसमें कहता क्या है, देखिए, द ग्रुप comprising the plant and the animals is so large and there are so many variations that previously it was almost impossible to the arrange and the heterogeneous collection in systematic order। तो देखा जाए तो हमारे आसपास हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं हम उसको देख के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं।
और काफ़ी ज़्यादा हमें अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के बदलाव दिखते हैं, जिसको हम लोग काफ़ी इजीली कह सकते हैं कि हेट्रोजीनस कलेक्शन है सिस्टमेटिक ऑर्डर का। जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें कहीं प्लांट दिखते हैं, तो कहीं घर दिखता है, तो कहीं पर इंसान दिखते हैं, तो कहीं पे जानवर दिखते हैं। तो कहीं कुछ भी कहो, ये सब पाए तो एक ही जगह जा रहे हैं ना, वो है धरती। तो ये सब क्या है, एक हेट्रोजीनस कलेक्शन है, मतलब कि हम जानवर पेड़ ये सब एक तो नहीं ना है, इसलिए क्या होते हैं हेट्रोजीनस। ठीक है, तो हेट्रोजीनस में क्या होता है, जब जहाँ पे सेम चीज़ ना हो, तो धरती पे सेम चीज़ थोड़ी ना है, प्लांट अलग है, एनिमल अलग है, इंसेक्ट अलग है, हम लोग अलग है। ठीक है, अब बात यहीं पे नहीं आती है, कहा गया नेचर इज़ ऑल अराउंड यू, यू हैव सीन टू आइज एंड काउंट हाउ मैनी थिंग्स यू कैन सी। देखो, हम जब भी तुम नेचर को देखते हो तो कह रहा है अपने आसपास कुछ चीज़ों को गिनो, चलो गिन लेते हैं। जैसे कि हमारे आस कुछ पेड़ हो गया, घर हो गए, तो मेरे घर के आसपास कम से कम 100-150 से बहुत ज़्यादा घर हो गया। मैंने जितना ऑब्जर्व किया मेरे अकॉर्डिंग लगभग मैंने 100 तक गिन सकता हूँ, मैंने गिन लिया। इस तरह आप भी गिन के देखो, तो आपने नोटिस किया कि ये काफ़ी ज़्यादा वैरी करता है कि आप ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा किसी चीज़ को देख सकते हो। ठीक है ना। तो एक साइंटिफिक काम किया गया था, काफ़ी साइंटिस्ट ने मिलकर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बाद उन्होंने करीब 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज़ को ढूंढा। ठीक है, जो कि करीब 3.5 बिलियन ईयर बाद हम लोग जानते हैं कि धरती पर लाइफ शुरू हुआ था। ठीक है, यही सब बात है, तो ध्यान रखना कि साइंटिस्ट ने मिलकर कितने स्पीसीज़ को ढूंढा था, तो करीब 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़। ठीक है, जिसमें आपके लगभग 45,000 के आसपास प्लांट होंगे शायद, जो कि हम आगे देख लेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है देख लीजिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकेंड पॉइंट है सही का लिविंग वर्ल्ड का, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी कंसिडरेबली इन देयर फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ लाइफ। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें एक माना गया है कि उसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं और अलग अलग मोड होते हैं। मतलब कि जो जीव होते हैं वो अलग अलग तरह खाना खा सकते हैं और दिखने में भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे शेर दिखने में अलग होते हैं, हिरन दिखने में अलग होते हैं। शेर का खाना अलग है, हिरन खाना अलग है। शेर का रहने का तरीका अलग है और हिरन का रहने का तरीका अलग है। उसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा अलग है शेर से, दोनों का ही लाइफ सेम नहीं है, इसी को लोग बोलते हैं दोनों का मोड भी क्या है, काफ़ी अलग है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कह रहा है देयर आर मिनरल्स नंबर्ड इन 1000 बट देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग स्पीसीज़। मतलब कहा गया है कि देखा जाए नॉर्मली तो डाइवर्सिटी जो है वो 1000 में है, बट लिविंग स्पीसीज मिलियंस में। हाउ? तो सीधी सी बात ये है, देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब एंड सेवरल मोर टू डिस्कवर्ड येट। अभी तक जो साइंटिस्ट है उन्होंने कम से कम 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज़ को ढूंढा है, जिसमें से अभी बहुत सारे स्पीसीज को ढूंढना अभी भी बाकी है। ड्यूरिंग 3.5 बिलियन ईयर अगो लाइफ on the earth and many species have become extinct। देखो, करीब देखा जाए तो 3.5 बिलियन साल पहले बहुत सारे जीव ऐसे थे जिसे हम लोग नहीं देख पाए आज के में। कुछ फॉसिल फ्यूल्स या कुछ उसके हड्डी ही रह गया है, जिसको देख के हम लोग अनुमान लगाते हैं कि चीज़ दिखने में ऐसा रहा होगा, बट ये हम जान सकते हैं कि ऐसा हुआ क्यों था। देखो, लिविंग वर्ल्ड में क्या होता है, अपने आप को उस चीज़ को ढाल लेना, ये वो सारे प्रोसेस जो कि जीव के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो प्रोसेस आपको दिखते नहीं होंगे, या फिर जो हमारे जो डायनासोर्स हो गए, इसमें मेन डायनासोर्स जो थे उसमें कुछ ऐसे फीचर नहीं रह पाए होंगे जो खुद को वो अपने मौसम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए, जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि वो इस धरती से विलुप्त हो गया। बट बात यहीं तक नहीं आती है। मे बी रीज़न, बहुत साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि जो डायनासोर्स थे वो किसी छोटे छोटे जीवों में अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं। लाइक दैट क्रोकोडाइल्स इज एन एंसेस्टर ऑफ डायनासोर्स एंड सो मैनी ऑर्गेनिज्म ऑल अराउंड अस दैट्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ डायनासोरस। जैसे कि देख लो आप,
कुछ लोग का ये भी कहना है कि आपका जो ये हैन है वो भी उसके पार्ट है, लेकिन साइंटिफिक ये नहीं मानता है। ये एक्सपेरिमेंटल देखा जाएगा, इसके बारे में कोई न्यूज़ होगा तो कुछ जल्दी नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात जान लो। और जितने भी डायनासोर थे ना, वो मरने के बाद हमारे ज़मीन के अंदर दफनाए तो नहीं गए थे, बट जब मरता है कोई जीव तो अपनी जगह पे ही रहेगा। मतलब मान लो कोई जीव यहाँ मरता है तो यहीं पर रहेगा। अब कॉमन सी बात है कि देखो, जब आंधी आया, तूफान आया, तो एक समय के बाद क्या होता है ना कि वो जीव जो होता है वो मिट्टी या बालू से ढक जाता है, जिस कारण से एक बड़े फिर लेयर जमते जमते वो खुद ही ज़मीन के अंदर चला जाता है। और फाइनली हमें वो लाखों सालों बाद हम उसी मरे हुए जीव का फॉसिल फ्यूल यूज़ करके ईंधन के रूप में आज अपने गाड़ियों को चलाते हैं और अपने घरों में इलेक्ट्रिक बिल को या फिर इलेक्ट्रिक को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल ऐसा मतलब कि कोई भी लिविंग चीज़ जब ज़मीन के अंदर दबता है तो लाखों सालों बाद वो पेट्रोल या पेट्रोलियम जैसे पदार्थों में चेंज हो जाता है, और हमें उसे फिल्टर करके अलग अलग करना होता है। जैसे कि तेल को अलग करना होगा, केरोसिन को अलग करना होगा, डीजल को अलग एंड पेट्रोल को अलग करना होता है, और उसमें से बचे हुए वेस्ट से कुछ मेकअप के सामान भी बनाए जाते हैं। ओके, द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और biodiversity refers to the variety of the life forms and the habitat found area is called UNEP। ठीक है, तो देखा जाए तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होता है वो ये बताता है कोई जीव कैसे जी सकता है या उसके क्या क्या लाइफ फॉर्म्स है, वो कहाँ कहाँ रहता है। यही हम लोग बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। अब देखो, एक है यूएनईपी क्या होता है? ये 1992 में इसे पब्लिश किया जाता है। यूएन90 क्या है? इज़ डिफाइंड एज द वैरायटी एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल animals, plants and microorganisms and the ecological complexes microorganism and the ecological complexes which they are a part। तो यूनेप जो था ये भी कहीं ना कहीं बड़ा ही पार्ट रहा है हमारे लिए। अब ये पार्ट क्यों रहा है? तो देखो, इसको नॉर्मली हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे वैरायटी थे जीव के। तो यूएनईपी क्या करता है कि अलग अलग जानवरों के वैरायटी को एक जगह स्टोर करने का या फिर उसे प्रिजर्व करने का काम करता है, जिसमें नॉर्मली जानवर को सेव भी कर सकते हैं। अब बात है द टर्म बायोडाइवर्सिटी कॉइन्ड बाय द WG रॉसेन। एक मिनट।